सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का पार्ट 2 लेके आ गए हैं और ये शायद इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन और इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, स्ट्रेस स्ट्रेन, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये सब कवर कर लिया था और हम लोग ने सबके फार्मूला भी देखे थे स्ट्रेन के और स्ट्रेस के। तो आज हम लोग को करना था इलास्टिक मॉड्यूली से स्टार्ट। तो चलिए हम लोग अपना आज का टॉपिक इलास्टिक मॉड्यूली स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी अपने सामने लेके बैठ जाइए ताकि आप लोग को पढ़ने में भी आसानी हो। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द प्रोपोर्शनल रीजन विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व is a great importance for structural and manufacturing engineering designs. The ratio of stress and strain is called modulus of elasticity. हम लोग ने लास्ट क्लास हुक्स लॉ में भी ये पढ़ा था। इज फाउंड टू बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल। ये एक मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब उसका एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है यंग्स मॉड्यूलस, मतलब जो भी हम लोग का इलास्टिक मॉड्यूली होता है उसमें पहला हम लोग को पढ़ना है यंग्स मॉड्यूलस। Experimental observations show that for a given material, the magnitude of the strain produced is same whether the stress is tensile or compressive. compressive मतलब कि टेंसाइल मतलब खींचना हुआ और कंप्रेसिव मतलब दबाना। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि दोनों केस में स्ट्रेन सेम आ रहा है। द रेशियो ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको हम लोग एप्सिलन और एप्सिलन से डिनोट कर रहे हैं, इज डिफाइंड एज यंग्स मॉड्यूलस एंड इज डिनोटेड एज वाई। तो वाई का यहाँ पे फॉर्मूला आया सिग्मा अपॉन एप्सिलन। तो इक्वेशन 9.1 और 9.2 हम लोग के पास जो आया था, तो एक बार हम लोग देखे कहाँ है 9.1। हाँ, तो 9.1 आया था स्ट्रेस बराबर एफ बाई ए एंड 9.2 आया था स्ट्रेन बराबर डेल्टा एल बाई एल। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग को मिला यहाँ पे हम लोग ने सिग्मा का वैल्यू रखा एफ बाई ए और एप्सिलन है तो अपना स्ट्रेन, तो उसका वैल्यू रखा डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ पे वाई का फॉर्मूला आ गया एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो यहाँ पे ऐसे कुछ हुआ है, बताते हैं हम। यहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलन है और सिग्मा क्या है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस कितना आ रहा था एफ अपॉन ए, और एप्सिलन क्या है हमारा स्ट्रेन, और स्ट्रेन कितना था डेल्टा एल अपॉन एल। तो यही है वाई का वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये हो जाएगा वाई का वैल्यू। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हुआ ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है सिंस स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी द यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इज सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस, क्या हो जाएगा पास्कल। टेबल 9.1 गिव्स द वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉड्यूली एंड यील्ड स्ट्रेंथ्स ऑफ सम मटेरियल्स। टेबल 9.1 में कुछ मटेरियल का दिया है अपना यंग्स मॉड्यूलस, तो ये सब दिया है अपना। From the data given in table 9.1, it is noticed that for metals, Young's moduli are large. मतलब कि डाटा से पता चलता है कि मेटल के लिए यंग मॉड्यूली लार्ज है। देयर फॉर दीज मटेरियल रिक्वायर अ लार्ज फोर्स टू प्रोड्यूस स्मॉल चेंज इन लेंथ। मतलब कि इसका मतलब ये आ रहा है कि मेटल को हम लोग को स्मॉल चेंज इन लेंथ लाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। To increase the length of a thin steel wire of 0.1 centimeter square cross sectional area by 0.1%, a force of 2000 Newton is required, जो कि बहुत है। The force required to produce the same strain in aluminium, brass and copper wires having the same cross sectional area are 690 Newton, 900 Newton and 111 Newton, 1100 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स दैट स्टील इज़ मोर इलास्टिक दैन कॉपर, और इसका ये मतलब आता है कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है कॉपर से, ब्रास से एंड एलुमिनियम से। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट स्टील इज़ प्रेफर्ड इन हैवी ड्यूटी मशीन्स। एक मिनट। स्टील इज़ preferred in heavy duty machines and in structural designs, wood,
bone, concrete and glass have rather small Young's moduli. सो अब नेक्स्ट है हम लोग का एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल 9.1 देखते हैं हम लोग क्या है. अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज़ अ रेडियस ऑफ 10 mm एंड अ लेंथ ऑफ 1.0 मीटर. अ 100 kN force stretches along its length. कैलकुलेट ए स्ट्रेस, बी इलोंगेशन, सी हम लोग का स्ट्रेन. यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज गिवन. तो इसमें ये सब दिया हुआ है, रेडियस ये दिया हुआ है, लेंथ ये दिया हुआ है. तो पहले हम लोग एरिया निकालेंगे. तो इसमें सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या है. वी एज्यूम दैट द रॉड इज हेल्ड बाय अ clamp at one end and the force F is applied at the other end parallel to the length of the rod. Then the stress of the rod is given by. तो यहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, F बाई ए. और ए यहाँ पे दिया है पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू दिया है तो यहाँ पे हम लोग पाई आर स्क्वायर की जगह आर रखे. एफ का वैल्यू भी दिया है यहाँ पे 100 kN, तो यहाँ पे एफ रखे. तो हम लोग का आ गया यहाँ से स्ट्रेस. और अब नेक्स्ट है द इलोंगेशन यानी डेल्टा एल. तो डेल्टा एल हम लोग उस फार्मूला से निकाल रहे हैं. डेल्टा एल जो हम लोग लाए थे एफ वाई वाला फार्मूला, वाई इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल. तो यहाँ से हम लोग डेल्टा एल का वैल्यू निकालेंगे. तो वो वाला फार्मूला यहाँ पे रखा गया, सब चीज़ गिवन था, जहाँ से इलोंगेशन आ गया. तो अब स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, स्ट्रेन निकालेंगे डेल्टा एल अपॉन एल से. तो वहाँ से हम लोग का स्ट्रेन आ जाएगा. सिंपल. या फिर एक और तरीका था, इसमें इतना पता नहीं क्यों लेंदी बना के दे दिया है. अच्छा, यहाँ पे इलोंगेशन फाइंड करना था इसीलिए, लेकिन अगर स्ट्रेन हम लोग डायरेक्ट फाइंड करना होता तो हम लोग ऐसे कर लेते. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू वाई. तो हम लोग यहाँ से स्ट्रेन निकाल लेते हैं. वाई दी गिवन था, स्ट्रेस हम लोग निकाल लिए थे, तो यहाँ से स्ट्रेन आ जाता. तो अब आता है हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे. एग्जांपल है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, बोथ ऑफ डायमीटर 3 mm आर कनेक्टेड एंड टू एंड. व्हेन स्ट्रेच्ड बाय लोड द नेट इलोंगेशन इज फाउंड टू बी 0.7 mm. ऑब्टेन द लोड. मतलब यहाँ पे अब दो चीज़ जोड़ दिया है, कॉपर वायर और एक स्टील वायर. तो दोनों का यंग्स मॉड्यूलस डिफरेंट होगा, बाकी फोर्स वोर्स सब सेम है. तो कॉपर वायर का लेंथ है 2.2, स्टील वायर का लेंथ है 1.6 और दोनों का डायमीटर दिया हुआ है 3. तो देखते हैं कैसे इसमें सॉल्यूशन दिया. द कॉपर वायर एंड स्टील वायर आर अंडर द टेंसाइल स्ट्रेस बिकॉज दे हैव द सेम टेंशन and the same area of cross section A. We have stress is equals to strain into Young's modulus. Therefore W by A is equals to YC into delta LC upon LC. मतलब W by A क्या है यहाँ पे, W है यहाँ पे फोर्स या फिर वेट. तो वेट अपॉन एरिया, वेट ही को तो हम लोग फोर्स कहते हैं, तो इसको फोर्स कहें या वेट कहें, दोनों बात बराबर है. इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई सी, वाई मतलब कॉपर का यंग्स मॉड्यूलस, इंटू डेल्टा एल सी अपॉन एल सी, और इज इक्वल्स टू वाई एस इंटू डेल्टा एल एस अपॉन एल एस. तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या हुआ. वेयर द सब्सक्रिप्ट शी रेफर टू कॉपर और एस रेफर कर रहा है स्टेनलेस स्टील को. हाँ, ये तो हम लोग समझ गए. तो यहाँ से हुआ क्या, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एल एल एस इज इक्वल्स टू ये आया पूरा इस इक्वेशन से. इसको हम लोग फिर से ये किए, इधर उधर रीअरेंज करने के बाद हम लोग इसमें रीअरेंजमेंट किए तो हम लोग को ये फार्मूला आया इसका. तो गिवन था एल सी गिवन है, एल एस गिवन है. टेबल 9.1 से वाई हम दोनों का निकाल लिए. तो यहाँ से इन दोनों का रेशियो आ गया कितना, 2.5. तो टोटल इलोंगेशन हो जाएगा इन दोनों का सम, तो हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻⁴. तो इसमें हम लोग का डेल्टा एल सी और डेल्टा एल एस का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कितना था, 0.7 mm.
तो फिर यहाँ से हम लोग ने क्या किया, दो इक्वेशन निकाला, एक डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस 2.5 आया और एक इक्वेशन ये आया। दोनों को जब सॉल्व किए तो डेल्टा एल सी का वैल्यू आ गया 5 × 10⁻⁴ मीटर और डेल्टा एल एस का वैल्यू आ गया 2 × 10⁻⁴ मीटर। तो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से ले लिए। इस फॉर्मूला से हम लोग ने यहाँ से वेट का फॉर्मूला निकाला। वेट क्या है, फोर्स ही है, तो यहाँ से हम लोग ने वेट निकाला तो कितना आ गया 1.2 × 10⁻²2 न्यूटन। तो यहाँ से हम लोग का आंसर ये आ गया। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल 9.3। इन अ ह्यूमन पिरामिड इन अ सर्कस द एंटायर वेट ऑफ द बैलेंस्ड ग्रुप इज सपोर्टेड बाय द लेग्स ऑफ अ परफॉर्मर। मतलब कि एक ह्यूमन पिरामिड सर्कस में जो पूरा वेट था वो एक परफॉर्मर के लेग पे बैलेंस था। Performer who is lying on his back. The combined mass of all persons performing the act and the tables involved 280 kg। और ये जो पूरा परफॉर्मर ये कर रहा था वो पूरा का वेट था 280 kg और परफॉर्मर के खुद का वेट था 60 kg। Each thigh bone of this performer has length of 50 centimeter and an effective radius of 2 centimeter. Determine the amount by which each thigh bone gets compressed under the extra load। तो परफॉर्मर का खुद का 60 था और 280 kg टोटल था, तो थाई पे कितना होगा 280 - 60, तो जो इफेक्टिव वेट आएगा वो आएगा 220 kg। तो सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में भी सेम चीज़ है, टोटल मास दिया 280 और परफॉर्मर का दिया 60, तो मास सपोर्टेड बाय लेग्स कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस 220। अब वेट ऑफ द सपोर्टेड मास कितना हो जाएगा 220 जी, और 220 जी कितना है 9.8, तो ये हो जाएगा 2156 न्यूटन। और ये दो थाई बोन पे, तो एक थाई बोन पे कितना हो जाएगा इसका आधा। तो अब टेबल 9.1 से हम लोग ने बोन का यंग्स मॉड्यूलस भी निकाल लिया। इसका लेंथ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस से एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया आ गया, लेंथ आ गया, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला हम लोग उधर से निकाल लेंगे, यंग्स मॉड्यूलस के जो फार्मूला था, तो वहाँ से आ गया इतना 4.5 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन भी दिया, दिस इज़ वेरी स्मॉल चेंज, द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द थाई बोन इज डेल्टा एल बाई एल, जो कि है 0.0091%, जो बहुत स्मॉल वैल्यू है, मतलब ये विजिबल ही नहीं है हम लोग के, मतलब पता भी नहीं चलता, इतना कम है। तो हम लोग ने 3 एग्जाम्पल भी देख लिया, ये उतना टफ था भी नहीं। खाली इसमें एक ये था घुमाया हुआ क्वेश्चन कि यहाँ पे इसका वेट में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा वेट ले, तो दोनों का डिफरेंस होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर। So, a typical experiment arrangement to determine the Young's modulus of a material of wire under tension is shown in 9.6। तो 9.6 में इसका दिया हुआ है कि कैसे हम लोग यंग्स मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। तो देखते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स ऑफ सेम लेंथ, मतलब इसमें दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है सेम लेंथ का, एंड इक्वल रेडियस सस्पेंडेड साइड बाय साइड फ्रॉम अ फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट। मतलब कि दो होता है उसमें सब कुछ डायमेंशन सेम होता है दोनों वायर का। द वायर ए कॉल्ड द रेफरेंस वायर कैरीज अ मिलीमीटर मेन स्केल एम एंड अ पैन टू प्लेस अ वेट। द वायर बी कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल वायर of uniform area of cross section also carries a pan in which known weights can be placed। मतलब कि एक पे नोन पैन, मतलब नोन वेट का पैन रखा गया और एक पे अननोन वेट का पैन रखा गया। A vernier scale V is attached to the pointer at the bottom of the experimental wire B and the main scale M is fixed to the reference point A। जिसमें क्या क्या हुआ, यहाँ पे एक वर्नियर स्केल रखा गया, यहाँ पे एक मीटर स्केल रखा गया, इस पे भी एक पैन है और इस पे भी एक पैन है, बी पे और ए पे। बी को बोल रहे एक्सपेरिमेंटल, ए को बोल रहे रेफरेंसल। तो अब क्या है यहाँ पे, द वेट्स प्लेस्ड in the pan exerted a downward force and stretched the experimental wire under a tensile stress। तो experimental wire को वो stretch कर रहा है। The elongation of the wire increase in length।
इज मेजर्ड बाय द वर्नियर अरेंजमेंट, और उसको वर्नियर कैलिपर से हम लोग मेजर कर लिए. द रेफरेंस वायर इज यूज टू कंपनसेट फॉर एनी चेंज इन लेंथ दैट में अकर ड्यू टू चेंज इन रूम टेम्परेचर. और जो रेफरेंस वायर है वो क्या कर रहा है कि वो उस चेंज ऑन लेंथ को कैंसिल कर रहा है जो रूम टेम्परेचर के कारण आ रहा होगा. सिंस एनी चेंज इन लेंथ ऑफ द रेफरेंस वायर ड्यू टू टेम्परेचर चेंज विल बी अकम्पेन्ड बाय एन इक्वल चेंज इन एक्सपेरिमेंटल वायर. तो वो मतलब एक्सपेरिमेंटल वायर रेफरेंस वायर में जो टेम्परेचर के कारण चेंज आ रहा है उसको कैंसिल कर रहा है. वी शैल स्टडी दीज इन टेम्परेचर इफेक्ट्स इन डिटेल इन चैप्टर 11. चैप्टर 11 में हम लोग डिटेल में टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे. तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए ही ऐसा अरेंजमेंट बनाया गया था. बोथ द रेफरेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वायर्स आर गिवन एन इनिशियल स्मॉल लोड to keep the wires straight and the vernier reading is noted. और दोनों को एक वेट भी दिया गया था ताकि दोनों का वायर स्ट्रेट रहे और वर्नियर रीडिंग नोट कर सके हम लोग. नाउ द एक्सपेरिमेंटल वायर इज ग्रेजुअली लोडेड विथ मोर वेट्स टू ब्रिंग इट अंडर अ टेंसाइल स्ट्रेस. अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल वायर में और वेट रख रहे हैं ताकि उसमें एक टेंसाइल स्ट्रेस आ जाए, और उसको फिर से हम लोग वर्नियर से नोट कर रहे हैं. द डिफरेंस बिटवीन टू वर्नियर रीडिंग्स गिव्स द इलांगेशन प्रोड्यूस इन वायर. दोनों के डिफरेंस को हम लोग इलांगेशन मिल रहा है हम लोग को कितना आया. तो लेट आर एंड एल बी द इनिशियल रेडियस एंड लेंथ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर रिस्पेक्टिवली. देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर वुड बी पाई आर स्क्वायर. लेट एम बी द मास दैट प्रोड्यूस एन इलांगेशन डेल्टा एन. तो फोर्स कितना हो जाएगा एम जी. तो यहाँ से यंग्स मॉड्यूलस कितना आ जाएगा एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल. तो यहाँ पे आ गया इसका फॉर्मूला. तो यहाँ से हम लोग यंग्स मॉड्यूलस निकाल लेते हैं, एक्सपेरिमेंटली फाउंड करते हैं ऐसे. तो हम लोग का ये भी टॉपिक ख़त्म. तो ये सब पूरा एक प्रोसेस दिया होता कि कैसे हम लोग यंग्स मॉड्यूलस को एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं. तो सिंपल सा था. अब आता है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, shear modulus. The ratio of shearing stress to the corresponding shearing strain is called shear modulus. तो वो भी shear modulus भी कुछ नहीं है, shearing stress upon shearing strain होता है. तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं G से. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. रिजिडिटी का मॉड्यूलस. तो G इज इक्वल टू shearing stress सिग्मा S अपॉन shearing strain. तो कितना हो जाएगा F बाई A अपॉन डेल्टा एक्स बाई एल. और हम लोग ने एक और चीज़ पढ़ा था कि डेल्टा एक्स बाई एल को क्या लिखते हैं टैन थीटा. और टैन थीटा जब बहुत स्मॉल होता है तो उसको कितने के बराबर ले लेते हैं थीटा के बराबर. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी आ जाएगा एफ बाई ए अपॉन थीटा. तो हो जाएगा जी इज इक्वल्स टू एफ बाई ए थीटा. ये आ जाएगा पूरा हम लोग का जी का फॉर्मूला. तो यहाँ से सिग्मा का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा जी थीटा. ये रहा ये वाला. ये कैसे आया, ये आया यहाँ से. जी इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन होता है थीटा. तो थीटा को उस साइड लेके जाएंगे तो स्ट्रेस का वैल्यू आ जाएगा. तो स्ट्रेस आ गया जी इंटू थीटा. अब ऐसा यूनिट ऑफ शेयर मॉड्यूलस वापस पास्कल हो जाएगा. The shear moduli of a few common materials are given in table 9.2. It can be seen that shear modulus or modulus of rigidity is generally less than Young's modulus for most materials. G is equals to y by 3. तो इसमें दिया हुआ है कि टेबल 9.2 में बहुत सारा का दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली बात है कि बहुत सारे के लिए G का वैल्यू y by 3 हो जाता है, लेकिन सब के लिए नहीं, लेकिन बहुत के लिए हो जाता है. तो सबके यहाँ पे दिया है कुछ कुछ का टेबल में. अब इस पर एक एग्जांपल भी देख लेते हैं. अ स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड thickness 10 centimeter is subjected to a shearing force of 9 into 10 to the power 4 Newton. The lower edge is riveted to the floor. How much will the upper edge be displaced? तो इसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, देखते हैं.
तो यहाँ पे हुआ हो क्या रहा है फिगर में देखते हैं। तो इसमें बॉक्स को हम लोग नीचे से फिक्स करके ऊपर से फोर्स लगा रहे टेंजेंशियली। तो क्या क्या है, एरिया यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे 15 × 10 = 0.05 मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेस कितना हो जाएगा, तो स्ट्रेस हो जाएगा F/A। तो F/A से यहाँ पे आ जाएगा 1.8 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से शेयरिंग स्ट्रेन हम लोग जानते हैं Δx/L = स्ट्रेस बाई जी। देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट Δx कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू L/G। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस निकाले हुए थे, L दिया हुआ था, L यहाँ पे, और G हम लोग जानते हैं वो टेबल से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.16 mm। तो आप लोग एग्ज़ाम में चिंता मत करिएगा, एग्ज़ाम पे यहाँ पे G का वैल्यू, Y का वैल्यू सब गिवन होगा। तो यहाँ पे ये भी हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग बल्क मॉड्यूलस पे। बल्क मॉड्यूलस में क्या है, इन सेक्शन 9.3 वी हैव सीन दैट व्हेन अ बॉडी इज सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इट अंडरगोज अ हाइड्रोलिक स्ट्रेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द हाइड्रोलिक प्रेशर। दिस लीड्स टू द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, थस प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रेन कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द corresponding hydraulic strain is called bulk modulus. It is denoted by a symbol B। तो B बराबर कितना हो जाएगा, -P/Δ V/V। अब माइनस क्यों लगा वो भी बताते हैं। माइनस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम घट रहा है इसीलिए। तो इसमें दिया है रीज़न, द माइनस साइन इंडिकेट्स द फैक्ट दैट विथ एन इंक्रीज इन प्रेशर अ डिक्रीज इन वॉल्यूम occurs, that is if P is positive delta V is negative। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम लोग एक माइनस साइन लगाते हैं। थस फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस B इज ऑलवेज पॉजिटिव। SI यूनिट ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। द बल्क मॉड्यूली ऑफ अ फ्यू कॉमन मटेरियल्स आर गिवन इन टेबल 9.3। The reciprocal of the bulk modulus is called compressibility and is denoted by K. It is defined as fractional change in volume per unit increase in pressure। तो K बराबर 1/B होता है इज इक्वल्स टू -1/Δp इंटू Δv/V। It can be seen from the data given in table 9.3 that the bulk moduli of solids are much larger than for liquids, which are again much larger than bulk modulus of gases। तो इसमें दिया हुआ है कि जो बल्क मॉड्यूलस सॉलिड का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है लिक्विड से, और लिक्विड का बहुत ज़्यादा होता है गैस से। तो यहाँ टेबल में भी दिया हुआ है, जैसे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। एल्युमिनियम का 72, लिक्विड्स में वाटर का 2.2 और गैस एयर का और भी कम 10⁻⁻⁴। तो ये सच में बहुत कम है। थर्ड, solids are least compressible whereas gases are most compressible। Gases about 1,000,000 times more compressible than solids। Gases have large compressibilities which vary with pressure and temperature। The incompressibility of the solids is primarily due to the tight coupling between the neighboring atoms। The molecules in liquids are also bound with their neighbors but not as strong as in solids। Molecules in gases are very purely coupled to their neighbors। तो वही अपना बेसिक से यहाँ पे नॉलेज गिवन है कि सॉलिड्स में जो होते हैं एटम्स अटैच्ड होते हैं आसपास आसपास, और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते रहता है। गैसेस दूर दूर रहते हैं इसीलिए उसमें कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है। Table 9.4 shows the various types of stress, strain, elastic moduli and the applicable state of matter at a glance। तो टेबल 9.4 में हर मैटर का अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको तुम खुद से भी एक बार पढ़ सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। जैसे इसमें सॉलिड का दिया है और लिक्विड गैस का दिया है, शेयर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, फिर चेंज इन शेप, वॉल्यूम सब दिया है, तो ये सब पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एग्जाम्पल 9.5 में। The average depth of Indian Ocean is 3000 meter। Calculate the fractional compression delta V/V of the water at the bottom of ocean given that bulk modulus of water is 2.2 into 10⁹ Newton per meter square।
जी को यहाँ पे 10 लेना है हम लोग को। तो आंसर में द प्रेशर कितना हो जाएगा, एच रो जी, तो कितना हो जाएगा 3000 इंटू 1000 के जी पर मीटर क्यूब इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई बी, तो स्ट्रेस यहाँ पे निकाले, बी गिवन है, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का फ्रैक्शनल कंप्रेशन। नेक्स्ट अब हम लोग का आता है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। तो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद चैप्टर कंप्लीट। तो एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग क्या क्या है। सो द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स प्लेज एन important रोल इन एवरीडे लाइफ. All engineering designs require precise knowledge of the elastic behavior of materials. For example, while designing a building, the structural design of the columns, beams, and supports require knowledge of strength of materials used. Have you ever thought why the beams used in construction of bridges as supports, etc., have a cross section of type I? Why does a heap of sand or a hill have pyramidal shape? Answers to these questions can be obtained from the study of structural engineering, which is based on concepts developed here. Cranes used for lifting and moving heavy loads from one place to another have a thick metal rope to which the load is attached. The rope is pulled to using pulleys and motors. Suppose we want to make a crane which has lifting capacity of 10 tons or metric tons. 1 metric ton is equals to 1000 kg. How thick should the steel rope be? We obviously want that the load does not deform the rope permanently. Therefore, the extension should not exceed the elastic limit. From table 9.1 we find that mild steel has yield strength of about 300 into 10 to the power 6 Newton per meter square. Thus, the area of cross section rope should be at least A is equals to W upon SY. मतलब A is equals to W upon SY, तो mg upon SY, तो इसका आ जाएगा 3.3 इंटू 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। तो ये सब वही फार्मूला से आ रहा है जहाँ हम लोग ने पढ़ा था y इज इक्वल्स टू एफ ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल से। तो corresponding to the radius of about 1 centimeter for a rope of circular cross sectional, generally a large margin of safety of about a factor of 10 in the load is provided. मतलब एक मार्जिन दिया जाता है फैक्टर ऑफ 10 का कि वो उतना से इलोंगेट कर सकता है, लेकिन उसके आगे नहीं दिया जाता। थस अ थिकर रोप ऑफ रेडियस अबाउट 3 सेंटीमीटर इज रिकमेंडेड। तो एरिया से हम लोग यहाँ पे रेडियस निकाल लिए पाई आर स्क्वायर से, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर रिकमेंड किया गया। A single wire of the radius would practically be a rigid rod. So the ropes are always made of a number of thin wires braided together, like in pigtails, for ease in manufacture, flexibility and strength. A bridge has to be designed such that it can withstand the load of following traffic, the force of winds, and its own weight. Similarly, in design of building, use of beams and columns is very common. In both the cases, the overcoming of the problem of bending of beam under a load is of prime importance. The beam should not bend too much or break. Let us consider the case of a beam loaded at the center and support near its ends as shown in figure 9.8. A bar of length L, breadth B and depth D when loaded at the center by a load W sags by an amount by डेल्टा इज इक्वल्स टू पूरा यहाँ पे दिया हुआ है WL³ अपॉन 4BD² वाई। तो ये वही फार्मूला से आया है, वाई इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो इसी फार्मूला से हम लोग ये निकालें यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू। तो यहाँ पे ये सब दिया हुआ था हम लोग का अरेंजमेंट।
दिस रिलेशन कैन बी डिराइव्ड यूजिंग वाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड एंड अ लिटिल कैलकुलस। तो ये एक डेरिवेशन से आता है, तो इसको डिराइव किया जाता है। We see that to reduce the bending of a given load, one should use a material with a large Young's modulus Y for a given material, increasing the depth D rather than the breadth B is more effective in reducing the bending। तो इसमें डेप्थ D बढ़ाना ज़्यादा अच्छा है rather than, मतलब उसको ब्रेड्थ बढ़ाने से अच्छा है उसका डेप्थ बढ़ाएं और ज़्यादा यंग्स मॉड्यूलस वाला मटेरियल यूज़ करें। सिंस डेल्टा इज़ प्रोपोर्शनल टू डी टू d का पावर -3 and only to b का पावर -1, of course the length L of the span should be as small as possible, but on increasing the depth, unless the load is exactly at right place, difficult to arrange in bridge with moving traffic, the deep bar may bend as shown in figure 9.9। जैसे इसमें ये बेंड हो सकता है लेकिन आई शेप नहीं होगा, इसीलिए इसको आई शेप का बनाया जाता है। To avoid this, a common compromise is cross-sectional shape shown. This section provides a large load bearing surface and enough depth to prevent bending. This shape reduces the weight of beam without sacrificing the strength and hence reduces the cost। वही I shape इसको बना दिया जाता है। Use of pillars or columns is very common in buildings and bridges. A pillar with rounded ends as shown in figure 9.10a supports less load than that distributed shape at the ends। मतलब कि इससे अच्छा ये है कि यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एक एरिया में। The precise design of a building or bridge or building has to take into account the conditions under which it will function, the cost and long period reliability of usable materials etc। सब चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। To answer to the question why maximum height of mountain on earth is 10 किलोमीटर के लगभग can also be provided by considering the elastic properties of rocks। The mountain base is not under uniform compression and this provides some shearing stress to the rocks under which they can flow। The stress due to all the material on the top should be less than critical shearing stress which the rocks flow। At the bottom of mountain of height h, the force per unit area due to the weight of the material of mountain and g is the acceleration due to gravity। The material at the bottom experiences this force in vertical direction and sides of the mountain are free। Therefore, this is not a case of pressure or bulk compression, therefore it's a shear component। क्योंकि माउंटेन में क्या होता है, कुछ ऐसे हम लोग का जी लगता है, तो वही approximately h rho g itself। Now the elastic limit for a typical rock is इतना, equating this to h rho g with rho is equals to 3 × 3 kg per meter cube gives h rho g इतना, और h बराबर हम लोग का 10 किलोमीटर हाइट आता है। तो पूरा यहाँ पे कैलकुलेशंस दिखा दिया कि माउंटेन 10 किलोमीटर से ज़्यादा हाइट नहीं हो सकता, विच इज़ मोर देन द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट होता है 8 किलोमीटर लगभग, अबाउट 8 किलोमीटर। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल अगर नए हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइए और आपको क्या क्या चाहिए इससे रिलेटेड। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।